अभी कुछ टाइम पहले मेरे एक बहुत ही पुराने दोस्त ने मुझे रीच आउट किया। कॉलेज फ्रेंड थे, लेकिन मेरे यूट्यूब पे वीडियोस देखने के बाद उन्होंने मुझे रीच आउट किया कि अमित, तुम फाइनेंस रिलेटेड वीडियोस बना रहे हो। और बातों बातों में उन्होंने शेयर किया कि उनका जो पैकेज है वो अराउंड 20 लाख रुपीज़ पर एनम का है, जो कि इट इज़ टर्म्ड एज अ गुड पैकेज, इनफैक्ट वेरी गुड पैकेज। बट ही इज़ काइंड ऑफ इन अ फाइनेंशियल स्ट्रेस। वो तो उन्होंने कहा कि मुझे बाय द एंड ऑफ द मंथ ही फेसेस अ लॉट ऑफ चैलेंज टू मेक श्योर कि सारे के सारे खर्चे पूरे हो गए हैं, और बहुत ईगरनेस से फर्स्ट तारीख को देखते हैं कि सैलरी आए और मेरे पास अगले महीने के खर्चे करने के लिए प्रॉपर अमाउंट रहे। सो मैंने उनसे कहा कि आप मुझे अपने डिटेल भेजो, आपका CTC पैकेज किस तरीके से जो है कन्फिगर्ड है, आपके रिकरिंग खर्चे कौन से हैं, आपने कुछ बजट बनाया है या कुछ किया है। एंड ही हैड नॉट डन एनी ऑफ दोज थिंग्स। तो मैंने कोई बात नहीं, सिंपल एक्सेल शीट में उठाओ, वहाँ पे आप लिखो कि आपके मंथली खर्चे क्या हैं, कौन कौन सी चीज़ों में क्या क्या जा रहा हो, हाई लेवल बकेट्स बना के मुझे कुछ भेजो। उन्होंने मुझे वो डिटेल्स भेजी। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके साथ ये शेयर करूँगा कि कैसे, क्यों इतना अच्छा पैकेज होने के बावजूद बहुत सारे लोग स्ट्रगल करते हैं मंथली एक्सपेंसेस को मीट करने में, और क्या छोटे से एक्शंस ले सकते हैं, कुछ एक्शंस हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, जिनके बेस पे आप अपनी फाइनेंशियल लाइफ सुधार सकें। सो सबसे पहले नज़र डालते हैं इनके CTC पैकेज के ऊपर कि जो इनका पैकेज आ रहा था राइट पर ईयर का कंपनी से, वो किस तरीके से था। तो 20 लाख रुपीज़ पर एनम का अप्रॉक्सीमेटली पैकेज था। मैंने कुछ फिगर्स को यहाँ पे राउंड नंबर्स में कर लिए ताकि हम आसान से समझ पाएँ, एंड प्रिवेसी बनाने के लिए सो आई हैव जस्ट टेकन सम राउंड फिगर नंबर्स। बहुत ही सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर है राइट। बेसिक प्लस DA जो है वो 40% ऑफ CTC मिल रहा था, तो 20 लाख का 40% हुआ 8 लाख रुपीज़। HRA वो खुद चूज कर सकते थे कितना HRA वो चाहते हैं। यूजुअली HRA 50% ऑफ बेसिक मैक्सिमम तक जा सकता है, यानी कि 4 लाख मैक्सिमम होता है। बट सिंस ही इज रेंटिंग, ही इज करंटली रेजिडिंग इन अ रेंटेड लोकेशन, तो 2,40,000 रुपीज़ का HRA वो पे कर रहे थे। अच्छा, ये जो इंडिविजुअल थे, आज से 5-7 साल पहले इनकी 5 साल पहले करीबन शादी हुई थी, और उससे पहले इनका रेंटेड भी शेयर्ड एकोमोडेशन में था। और इन्होंने कहा कि इनको जो ज़्यादा स्ट्रेस है लास्ट 2-3 सालों से स्टार्ट हुआ है। मैरिज के बाद इनके एक्सपेंसेस भी बढ़ गए हैं और स्ट्रेस भी ज़्यादा हो गया, लेकिन इनकी जॉब भी चेंज हुई है। इससे पहले 20 लाख का पैकेज नहीं था, इन्होंने कुछ चेंजेस करके जॉब को, अपने पैकेज को बढ़ाया है, मगर अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं। हमने HRA देखा। PF 12% ऑफ बेसिक प्लस DA रहता है, तो 96,000 रुपीज़ इनका PF था। ये कंपनी प्रोविडेंट PF है, और आगे हम इसको थोड़ा सा और समझने की कोशिश करेंगे। और जो बाकी पैसा बच जाता है, यानी कि सप्लीमेंट्री, कंपनीज अलग अलग तरीके से कहती है आप अवेल कर सकते हो इसको आपके मेडिकल एक्सपेंसेस के अगेंस्ट में या फ्यूल एक्सपेंसेस के, डिपेंडिंग अपॉन आपकी कैसी कंपनी है। और टोटल आता है 20 लाख रुपीज़ का। अब यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ये ज़्यादा समझने की कोशिश नहीं करी कि आपको क्या क्या बेनिफिट आपकी कंपनी देती है, दैट कुड हैव बीन वन पार्ट, मगर एक बार ये समझने की कोशिश करते हैं कि कहाँ कहाँ पे इनके क्या क्या एक्सपेंसेस हो रहे थे और हम इनसे कैसे रिलेट कर सकते हैं, वो थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। सो रिटायरल बेनिफिट जो इनके सैलरी में से ही कट रहे थे। अब हमने देखा 20 लाख रुपीज़ का जो पैकेज है, इट ट्रांसलेट्स टू अप्रॉक्सीमेटली 1,66,000 पर मंथ। इट इज़ क्वाइट नाइस राइट। एक महीने के 1,70,000 के करीबन आना इज क्वाइट नाइस। तो फिर चैलेंज क्या आ रहा है, फिर फाइनेंशियल स्ट्रेस क्यों है। सो डिडक्शंस देखते हैं कि क्या क्या हो रही है। सबसे पहले रिटायरल बेनिफिट्स की डिडक्शंस होती है, क्योंकि आप कॉर्पोरेट जॉब में या कंपनी में काम कर रहे हैं, तो PF आपकी कंपनी पे कर रही है, वो है 96,000 रुपीज़, लेकिन PF आपकी पॉकेट से भी जाता है, विच इज़ अगेन 12% ऑफ बेसिक प्लस DA। PF 2 बार कटता है, एक कंपनी की तरफ से कटता है, एक आपकी तरफ से कटता है। इसके 2 पार्ट होते हैं, एक EPS में जाता है, एक EPF में जाता है। और NPS इन्होंने अवेल कर रखा था। NPS इज एक्चुअली क्वाइट गुड, बिकॉज आपका पूरा का पूरा पैसा टैक्स डिडक्शन हो जाता है। तो 10% ऑफ बेसिक मैक्सिमम होता है। बेसिक 8 लाख रुपए की थी, तो 80,000 रुपीज़ जो है वो पैसा जा रहा था। सो टोटल इनका जो है एक साल का 2,72,000 रुपीज़ तो रिटायरल बेनिफिट के लिए, और ये पैसा इनके पास आ ही नहीं रहा है। PF का पैसा सीधा का सीधा PF में चला जाता है, और NPS का पैसा जो है वो PFRDA के थ्रू, CRA के थ्रू जो है NPS के अंदर पूरा इन्वेस्ट हो जाता है। तो ये इनके पास आता ही नहीं है। तो 20 लाख में से 2,72,000 रुपये तो बाहर के बाहर निकल गए। ठीक है, तो ये हमारी कहानी हो गई पहली। फिर आते हैं इन्वेस्टमेंट्स की बात।
अब हमने यहाँ पे ऊपर एक चीज़ देखी कि इनके जो पीएफ है वो पीएफ काफ़ी अच्छा पीएफ मिल रहा है इनको। टोटल अगर लगाते हैं तो करीबन करीबन एक 90 के करीबन का पीएफ तो इनको मिल रहा है। तो इनको एटीसी में इन्वेस्टमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 1.5 लाख रुपए की लिमिट रहती है, वो ऑलरेडी लिमिट जो है वो इनकी हो गई है, पूरी हो गई है, तो वहाँ पे इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन इन्होंने जो है इंश्योरेंस का प्रीमियम ले रखा था, अपने लाइफ इंश्योरेंस के लिए इन्होंने कवर ले रखा था। उसके अंदर 50,000 रुपीज़ पर ईयर के जाते हैं अपने प्लस स्पाउस का, दोनों का कवर ले रखा है। जो भी प्लान लिया था अप्रॉक्सीमेटली 50,000 वहाँ पे जा रहे थे। अब इसके अगेंस्ट इनको एटीसी की डिडक्शन नहीं मिलेगी, बट इट इज़ मैंडेटरी, राइट? यू शुड हैव अ लाइफ इंश्योरेंस, स्पेशली इफ यू आर वर्किंग एंड यू हैव गॉट लाइबिलिटीज। इट शुड बी अ नॉन नेगोशिएबल थिंग एंड ऑलवेज ऑप्ट फॉर अ टर्म इंश्योरेंस। बाकी इंश्योरेंस के चक्कर में मत जाइए, 4-5% से ज़्यादा रिटर्न मिलता है, 4-5% से ज़्यादा का रिटर्न नहीं मिलेगा। और इस केस में तो आपको टैक्स बेनिफिट भी नहीं मिल रहा है, तो फायदा क्या है, राइट? मेरे चैनल पे भर रखा है मैंने, गारंटेड वारंटेड के चक्कर में जाए कोई भी इंश्योरेंस प्लान आपको 12-13% का रिटर्न नहीं देता है। इसके अलावा कोई और इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही है, और क्यों नहीं हो रही है उसको भी देखेंगे। एटीडी हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम दे रहे थे करीबन 25,000 रुपये। अगेन फैमिली फ्लोटर प्लान एक ले रखा था इन्होंने, विच इज़ ऑल्सो वेरी वेरी एसेंशियल। आपको बाकायदा, और स्पेशली जो आजकल का टाइम चल रहा है, तो यू डोंट नो, राइट? आपको नहीं पता है कि एकदम से हॉस्पिटलाइजेशन हो जाए, कितना खर्चा हो जाए। शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर इट, इट्स अ मस्ट हैव। सो बोथ ऑफ दीज थिंग्स आर नॉन नेगोशिएबल। बिल्कुल सोचना ही नहीं है कि हमें ये चीज़ नहीं लेनी है। फिर आता है 80CCD1 भी। अब इसके ऊपर अगेन मेरे चैनल पे मैंने कई वीडियोस बनाए कि एनपीएस में आप कब इन्वेस्ट करें या नहीं करें। एनपीएस आपको 50,000 रुपीज़ की ओवर एंड अबव 80CCE, या जिसे पॉपुलरली हम 80C बोलते हैं, उसके अगेंस्ट टैक्स एग्जम्पशन की लिमिट देती है। और इसके अंदर भी अगर आप पैसा डालते हैं तो आपका पैसा इंटरेस्ट फ्री हो जाता है, लेकिन ये आपका पैसा जाता है टीयर 1 में। टीयर 1 में पैसे जाने का मतलब है वो लॉक हो गया है, कब तक? कम से कम 60 ईयर्स की एज तक, तब तक ये पैसे को नहीं निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे भी ये इन्वेस्ट कर रहे थे टैक्स सेविंग के लिए, और यहाँ पे इनकी टोटल डिडक्शन हो जाती है 1,25,000 रुपये की। अब अगेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि पहले इन्होंने 2,72,000 यहाँ पे डाल रहे थे, 1,25,000 यहाँ जा रहे हैं। ये पूरा का पूरा पैसा इनके पास आ ही नहीं रहा है, ये पूरा का पूरा पैसा ब्लॉक हो रहा है, राइट? कहीं पे जा रहा है। अब ये बात कर रहे थे कि मैं सेविंग्स नहीं कर पाता हूँ, तो देखिए सैलरी क्लास की कुछ सेविंग्स फोर्स सेविंग्स हो जाती हैं, कुछ अच्छा है कुछ नहीं है। और हम आगे अब देखते हैं इनके एक्सपेंसेस के ऊपर। सिंस ही इज लिविंग इन अ रेंटेड अकोमोडेशन, तो 20,000 रुपीज़ पर मंथ का रेंट पे कर रहे थे। बेसिकली रेंट प्लस जो ओवरहेड एक्सपेंसेस होते हैं, फॉर एग्जांपल आपके मेंटेनेंस चार्जेस एक्सेट्रा, वो सब मिला मिलो के अप्रॉक्सीमेटली 20,000 पर मंथ आते हैं। तो ईयर का 2,40,000 हो गया। घर के खर्चे, यानी कि अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी चलाने के जो खर्चे, वो अराउंड 50,000 रुपीज़ पर मंथ प्लस माइनस जो भी है, तो 6 लाख रुपये पर ईयर आता है। स्कूल फीस प्लस एक बच्चा है इनका जो कि स्कूल जा रहा है, उसकी ट्यूशन फीस प्लस कुछ और मिसलेनियस खर्चे, कभी कुछ आ गया, कभी आपको दवाई लेनी पड़ गई है, कभी डॉक्टर के, कभी कोई छोटी मोटी चीज़ लेनी पड़ गई, इलेक्ट्रिशियन को बुलाना पड़ गया, कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो अप्रॉक्सीमेटली 10,000 रुपीज़ पर मंथ उसके रखे हुए थे, तो 1,20,000 रुपीज़ यहाँ हो गया। कार ले रखी है, एक इन्होंने कार ली थी अपनी मैरिज के बाद। इन्होंने कहा सेफली मैं जो है ट्रैवल कर सकूँ, तो एक बड़ी कार इन्होंने सेडान कार ली, और यहाँ पे इनकी जो EMI जाती है 12.5 लाख रुपए पर मंथ की जाती है। कार लोन था 7 ईयर्स का, लेकिन अभी तक जो है इसके 5 ईयर्स निकल गए हैं, 2 साल अभी बाकी हैं। और एक घर भी इन्होंने, घर के लिए भी पैसा डाला हुआ है कि यार मैं रेंटेड एकोमोडेशन में कब तक रहूँगा। और इंडियन मिडिल क्लास स्पेशली लोगों का तो फोकस रहता ही है कि सबसे पहले अपना घर बनाओ, राइट? तो पोजेशन अभी मिला नहीं है, इट हैज़ टेकन लॉन्ग, और वहाँ पे EMI करीबन 30,000 पर मंथ जा रही है। इसके भी काफ़ी साल अभी बचे हुए हैं। इसके अगेंस्ट इंटरेस्ट बेनिफिट भी मिलता है, हमें मालूम है। अगेन दैट इज़ द रीज़न वाई अ नंबर ऑफ अस बाय अ हाउस, कि जो पैसा हम एज एन इंटरेस्ट देंगे उसके ऊपर इंटरेस्ट बेनिफिट भी मिलेगा। कुछ इसका अमाउंट इंटरेस्ट का बेनिफिट भी आपको मिलता है। टोटल इसके अंदर देखेंगे तो 14,70,000 रुपये यहाँ पे खर्च हो रहे थे। अब हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि हमने जो टोटल अभी तक खर्चे किए हैं इन सबको एक पेज पे अगर लेके आते हैं, तो CTC की बात थी, 20 लाख रुपए का CTC था। इसके अंदर से रिटायरल बेनिफिट थे 2,72,000 के, इन्वेस्टमेंट कर रहे थे 1,25,000 की, और एक्सपेंसेस जो खुद के हो रहे हैं वो हो रहे थे 14,70,000 के। सो हमारे पास अब बचा क्या, उसकी बात करते हैं। इन सब की कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास बचता है 1,33,000 रुपये, यानी कि महीने के 11,083 रुपये बचते हैं।
मैंने यहाँ पे भी टैक्स की बात ही नहीं करी है। जो आपने पैसे कमाए हैं, अर्निंग करी है, उस पर टैक्स भी देना है। सो अप्रॉक्सीमेटली 14-15 हज़ार रुपए के करीबन का टैक्स भी लगेगा आपको, 12-14 हज़ार रुपए का, डिपेंडिंग अपॉन आप कितनी टैक्स बेनिफिट अवेल कर पाते हैं, कितना इंटरेस्ट बेनिफिट मिल पाता है, उसके अकॉर्डिंगली आपको करीबन 13-14 हज़ार रुपये का टैक्स मिलेगा, यानी कि एंड में आपके महीने के एंड में बच रहा है 0। सो इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है ना, मतलब आप कमा अच्छा खासा रहे हो, लेकिन फिर भी आपको जो पैसा बच रहा है वो बच रहा है ऑलमोस्ट 0। सो कहानी क्या हो रही है? तो इन्वेस्टमेंट जो कर रहे हैं, सबसे पहली जो बकेट या सबसे ज़्यादा बकेट है, टोटल इन्वेस्टमेंट जो इन्होंने करी है, अलग अलग जो फोर्स इन्वेस्टमेंट्स है, फोर्स इन्वेस्टमेंट यानी कि पीएफ के अंदर एनपीएस में पैसा डालना, कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये फोर्स इन्वेस्टमेंट प्लस जो ऑप्शनल इन्वेस्टमेंट है, उनको मिला के 3,47,000 हो रहा है। यहाँ एक्चुअली 80C मैंने नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे 50,000 रुपये हम और डाल देंगे तो 3,97,000 के करीबन की हमारी फोर्स इन्वेस्टमेंट है। इसको तो मतलब 4 लाख रुपए तो आपके जेब से ऐसे निकल गए, तो 20 लाख तो कम होकर सीधा 16 लाख रुपए पे आ गया। सो अब हमारे पास क्या ऑप्शन बचती हैं, एक्चुअली इनका एनालिसिस करके देखते हैं। सो जो रिटायरल बेनिफिट्स हमारे पास थे, बात करते हैं कि एक्चुअली में क्या कुछ इंप्रोवाइजेशन कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो जो रिटायरल बेनिफिट थे, ये तो फोर्स्ड है, इनके ऊपर आपका कम ही बस है, इनफैक्ट पहले 2 के ऊपर तो बिल्कुल नहीं है। एनपीएस के ऊपर आप ऑप्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, आपकी मर्जी है। मेरी प्रेफरेंस रहेगी ऑप्ट कीजिए। आज स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन आगे कैसे कैसे ठीक होगा और फ्यूचर में जाके ये कैसे बेनिफिशियल होगा, वी विल सी, बट दिस शुड बी डन। मेरे हिसाब से इसको तो ऐसे ही छोड़ देना चाहिए। दिस इज माई पर्सनल ओपिनियन। बाकी इफ यू वांट टू असेस योर हाउ व्हाट एक्शन यू शुड बी टेकिंग, प्लीज डू कंसल्ट अ प्रॉपर टैक्स एडवाइजर या फाइनेंशियल एडवाइजर। इन्वेस्टमेंट्स की बात करें तो इंश्योरेंस प्रीमियम, हेल्थ इंश्योरेंस एब्सोल्युटली नॉन नेगोशिएबल। बिल्कुल आप ये देख सकते हैं कि हाँ, मुझे सही जगह पे सही रेट मिल रहा है या नहीं, बट दिस इज अगेन नॉन नेगोशिएबल। आपको ये दोनों चीज़ें तो लेनी ही लेनी है। 80 CCD 1B, अब एनपीएस में 50,000 रुपीज़ आपको इन्वेस्ट करना है या नहीं। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब हम टैक्स सेविंग के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि 30% पैसा हमारा बच जाए। हम ये नहीं देख रहे कि 70% जा भी रहा है। भाई मेरे पास 70% मुझे अगर चाहिए, मेरी ज़रूरत है, तो 30% को छोड़ दो। आपका फोकस क्या है? क्या आपका फोकस ये है कि मुझे टैक्स बचाना है कल के लिए, और ये कब चाहिए होगा? 60 साल में। लेकिन आज आपकी लाइफ स्ट्रगल कर रही है। सो ये चीज़ को काफ़ी लोग हम भूल जाते हैं कि हम फ्यूचर के बारे में सोचते सोचते आज की लाइफ को कितना कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। व्हाट डू यू नीड? आज को तो पहले ठीक कर लो। आप पहले 10 लाख रुपए का पैकेज था आज से कुछ साल पहले, अब 20 लाख रुपए का पैकेज है। आने वाले टाइम में इम्प्रोवाइज भी करेगा। सो आज को इतना स्ट्रगल कर रहे हो, इफ़ यू हैव अ लिक्विडिटी क्रंच, अगर आपकी सैलरी ठीक ठाक है, आपके एक्सपेंस ठीक ठाक निकल रहे हैं, उसके बाद आपका सेविंग का पैसा बच रहा है, देन डोंट लूज दी अपॉर्चुनिटी। तब क्यों नहीं सोचे? देन वी विल आस्क द डिफरेंट क्वेश्चन। सो 50,000 रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट को सोचो। अब आते हैं ये सारे जो एक्सपेंसेस पे, आपके पर मंथ के एक्सपेंस है। रेंट दे रहे हैं 20,000 रुपये पर मंथ का, दिस इज इन योर कंट्रोल। आप कौन सी जगह पर रह रहे हो? आप 3 BHK लिया हुआ है, 3 BHK की क्या ज़रूरत है आपको? या उसकी जगह 2.5 BHK पे जाओ, 2 BHK पे जाओ। 2,500 बचेगा, 2,000 बचेगा, जो भी बचेगा वो महीने के एंड में आपको काम आएगा। होम एक्सपेंसेस 50,000 पर मंथ। अब यहाँ पे हमने बात करी है अपने एक्सपेंसेस को 3 तरीके से बकेट में हमें डिवाइड करना चाहिए। व्हाट आर योर वांट्स, व्हाट आर योर नीड्स एंड हाउ मच शुड यू सेव, राइट। हमने एक सेपरेट वीडियो भी बनाया हुआ है। आपके जो नीड्स हैं, जो मुझे बिल्कुल चाहिए चीज़ें, फॉर एग्जांपल माय फूड, माय शेल्टर, एटसेट्रा एटसेट्रा, आपके जो बेसिक नीड्स हैं उसको 40 से 50% से ज़्यादा आपकी इंक्रीज नहीं होना चाहिए। आपका जो वांट्स है, मैं क्या चाहता हूँ करना, दैट शुड नॉट इंक्रीज 30%। सो अगर 100 रुपये आप कमा रहे हैं तो आपके 100 में से आपको 30 रुपये के अंदर ही बर्गर पिज़्ज़ा खाना है या क्या करना है या क्या एंजॉय करना है, 30 रुपये से ज़्यादा नहीं रखना है। लेकिन इस सिचुएशन में वो 30 भी नहीं होना चाहिए। दैट शुड बी वेरी लेस, राइट, बिकॉज आपके पास स्पेस ही नहीं है। 20%, 50, 30, 20 आपको सेव करना है। 20% आपको बाकायदा देखना है। यहाँ पे 20% से ज़्यादा हमारी सेविंग हो रही है, विच इज़ गुड। उसको हमें कम नहीं करना है, उतना कम से कम सेव करना है। ये सारी की सारी लिमिट जो हैं ये फ्लेक्सिबल हो रहती हैं। ऐसा नहीं कि इससे ज़्यादा कहा है तो इससे ज़्यादा नहीं करना है, इससे कम करना है, तो वो नहीं बात है। सो रेंट आपके कंट्रोल में है, होम एक्सपेंसेस आपके कंट्रोल में है, स्कूल फीस प्लस मिसलेनियस मे नॉट बी इन योर कंट्रोल। EMI कार, अब ये 2 साल की हमारी और प्रॉब्लम बची है। पहली बात तो भाई साहब आप असेस करो कि आपके ऊपर कितना फाइनेंशियल बर्डन होगा। होता क्या है कि हम जाते हैं कार लेने के लिए, हमारे दिमाग में एक बजट है 10 लाख रुपए की कार लेनी है, ये वेरिएंट तक हम ले पाएंगे। लेकिन वहाँ पे हमें जो बात करते करते सेल्समैन बोलते हैं, सर
आप ये कार ले रहे हैं, इस कार के अंदर इसके ऊपर वाले मॉडल पे जाके आपको ये बेनिफिट मिलेगा, ये बेनिफिट मिलेगा। प्राइस कितना चेंज हो गया? 1.5 लाख रुपए। अब आप कहेंगे सर मेरा बजट तो है नहीं 1.5 लाख का, तो क्या करूं? तो उसका आंसर आता है 5 साल की EMI को आप 6 साल में कर दीजिए। आपकी EMI जो थी, आपकी रिक्वायरमेंट थी EMI मेरी 10-12 हज़ार रुपये रहनी चाहिए, आपकी EMI 10-12 हज़ार रुपये है। बात तो सही है, लेकिन वॉट वुड बी द लैंडिंग कॉस्ट ऑफ द कार? आप 10 लाख की कार लेने गए थे, ऑलरेडी आप उसके ऊपर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, और वो करीबन नहीं तो 12-13 लाख रुपए तो वैसे ही पहुंच जाएगी। 1 साल और एक्सटेंड करेंगे और 1.5-2 लाख रुपए महंगी हो जाएगी। तो आप 1.5 लाख रुपए महंगी जो कार ही थी, वो करीबन 1.80-2 लाख रुपए महंगी ले रहे होंगे। इज इट वर्थ इट? एक बार ये सोचिए। ट्राई टू लिव विद इन योर मीन्स। ओके, नेक्स्ट आते हैं EMI ऑन होम। अब ये डबल इनके पास पटका पड़ रहा है। रेंट पे रह रहे हैं, यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते क्योंकि घर मिला नहीं है, लेकिन घर के पैसे देने हैं क्योंकि वहां पे घर ले लिया है। अगेन प्रॉब्लम फॉर सम टाइम, राइट? होपफुली एक्सपेक्टेड है कि 2-3 साल के अंदर जो है हमें घर मिल जाएगा, देन दिस एक्सपेंस विल बी गॉन, और ये एक्सपेंस जो है हम उसको देखेंगे कि क्या करना है। सो कुछ चीज़ें, कुछ लेसन्स लर्न जो हमारे पास है, वो सबसे पहले तो ये कि CTC इज नॉट इन हैंड। 20 लाख का अगर पैकेज मिल रहा है तो उसका मतलब ये नहीं कि 1,66,000 रुपये हमारे पास आ रहा है, वो उसका कतई वो मतलब नहीं है। तो दैट थिंकिंग नीड्स टू कंप्लीटली चेंज। इन हैंड हमारे पास क्या आ रहा है? बहुत कम आ रहा है, रिलेटिवली कम आ रहा है, बिकॉज हमारी डिस्क्रिशनरी प्लस असेंशियल जो हमारी मैंडेटरी कटिंग्स हैं सैलरी से, वो हो रही हैं। इसके बाद हमारी जो एस्पिरेशन और रियलिटी, ये सारी की सारी चीज़ें, रेंट, कार, होम, ये हमारी एस्पिरेशन है। अगर आप घर अफोर्ड नहीं कर सकते 3 BHK लेना फॉर एग्जाम्पल, राइट, देन ट्राई टू टेक 2 BHK टुडे, 2.5 BHK। जब हमारे पास उतना कंफर्ट लेवल आ जाए तब हम घर बड़ा ले लेंगे। बट नहीं, अगर आप अपनी एस्पिरेशन पे कंट्रोल नहीं करेंगे और एस्पिरेशंस को अगर आप रियलिटी के साथ नहीं मैरी करेंगे तो प्रॉब्लम आएगी, जो कि प्रॉब्लम आ रही है। टैक्स सेविंग को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। 30% आप टैक्स सेव कर रहे हैं, आप उस ब्रैकेट में हैं, लेकिन 70% अपनी जेब से दे रहे हैं। गुरु, अगर एंड में महीने में हमारे पास पैसा बचा ही नहीं है, वो अगर 11,000 रुपये के करीबन बच रहा है, 11-12 हज़ार रुपये, तो हम क्या करेंगे उसको लेके, राइट? व्हाट इज द पॉइंट ऑफ सेविंग दैट मनी? व्हाट इज द पॉइंट ऑफ स्पेंडिंग सो मच इफ वी आर नॉट एबल टू सेव एंड एंजॉय आवर लाइफ? देयर इज नो पॉइंट ऑफ दैट। द लास्ट थिंग इज ईदर लोअर योर एक्सपेंसेस और इंक्रीज योर इनकम। आपने पहले अपनी सैलरी के साथ अपने कंपनी चेंज करी, अपना पैकेज बढ़ाया, तो आपके पास पैसा और आया। लुक फॉर मोर अपॉर्चुनिटीज़। ऐसी कौन सी और जगह है जहाँ से आपके पास और पैसा आ सकता है? और अगर पैसा और नहीं आ सकता तो अपने एक्सपेंस कम करो। और सबसे बढ़िया चीज़ है, दोनों करो। अपनी सैलरी को बढ़ाओ, अपने एक्सपेंसेस को कम करो, और फिर एंजॉय करो लाइफ को। सो कुछ बड़ी बेसिक चीज़ें हैं कि ये देख के चलो कि जब भी आप चेंज कर रहे हो जॉब या कोई भी नया जॉब ले रहे हो, तो आपका पैकेज क्या है, कितना इन हैंड आ रहा है, कौन कौन से एक्सपेंसेस को आपको करना है, और किस तरीके से आपको इनकम को बढ़ा के अपने जो खर्चे हैं उनको कंट्रोल करना है। एंड आई एम श्योर यू विल बी हैविंग अ हेल्दी एंड अ गुड लाइफ। तो एक वीडियो बनाया था आपसे शेयर करने के लिए, पसंद आया तो लाइक कर देना। कमेंट अगर आपके कोई हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। जल्दी आए एक और वीडियो लेकर, तब तक के लिए बचाते रहें, कमाते रहें, बिकॉज एवरी पैसा मैटर्स।